जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो गाइज, आज के लेक्चर में भी वील कंटिन्यू विद आवर सीरीज। व्हाट इज आवर सीरीज? सीडीएस थ्रू एमसीक्यूज। इस सीरीज में हम आपकी सीडीएस की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे थ्रू एमसीक्यूज। तो हम हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। ऑलराइट, नाउ आज के जो एमसीक्यूज होंगे वो कवर करेंगे पॉलिटी के दो टॉपिक्स को। व्हाट आर दोस टू टॉपिक्स? एक तो है अमेंडमेंट प्रोसीजर, बेसिकली आर्टिकल 368 कवर करेगा अमेंडमेंट प्रोसीजर, और दूसरा होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया। तो ये दो टॉपिक्स हैं आपके पॉलिटी के। वील कवर दीज टू टॉपिक्स थ्रू 5 MCQs। 5 MCQs would be from the amendment procedure and 5 MCQs would be from union and territory. All right, so without further ado, without much wait, let's begin. Question number 1. Article 368 provides for the procedure for amendment of the Constitution. With regard to the amendment, consider the following statements. Okay. All amendments to the Constitution are initiated only in the Parliament. All right. The Constitution Commission is required to amend the Constitution. Okay. After the passage of amendment bill in the Parliament, and in some case in state legislatures, a referendum is required for ratification of amendment. Okay. Sovereignty of elected representatives is the basis of amendment procedure. Now, which of the above statements are correct? एक एक करके देख लेते हैं। All amendments to the Constitution are initiated only in the Parliament. This is absolutely correct. Only Parliament has the power to amend the Constitution, and all the constitutional amendment bills shall be initiated either in the Lok Sabha or Rajya Sabha. So, Parliament में ही initiate होंगी। बिल्कुल सही। The Constitution Commission is required to amend the Constitution. बिल्कुल गलत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो बिल इनिशिएट कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। अच्छा, थर्ड ऑप्शन इज सेइंग कि आफ्टर द पैसेज ऑफ अमेंडमेंट रेफरेंडम भी करना पड़ेगा, लोगों से भी पूछना पड़ेगा, अगर लोग कहेंगे अमेंडमेंट करो तो होगी। ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट से पास हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो वो अमेंड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Sovereignty of the elected representatives is the basis of amendment procedure. Yes. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका आ गया, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा था कि अगर लोग चाहेंगे तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल भी सकते हैं। लोग सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर लोग हैं, क्योंकि लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, लोगों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन आया था। राइट? द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? तो लोग ज्यादा ऊपर हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ, अगर लोग चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया जा सकता है। पीपल आर सॉवरेन। नाउ, लोग कैसे अमेंड करेंगे? लोग अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कहां हैं? पार्लियामेंट में। दैट इज व्हाई पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज व्हाई sovereignty of the elected representatives is the source of amendment procedure. उनकी सॉवरेनिटी है क्योंकि वो लोगों के नुमाइंदे हैं और लोग ऊपर हैं सबसे। सो ये करेक्ट है, एंड द आंसर इज 1 and 4 ओनली। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2. As per Article 368 of the Constitution, the amendment of the Indian Constitution can be initiated in Lok Sabha, Rajya Sabha, Office of the President, State Legislature, Council of Ministers. Well, कहां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहां इनिशिएट हो सकता है? वो लोकसभा में इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, वो पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है, बस। और कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं इनिशिएट हो सकता। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑलराइट, सो योर आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 3. Article 368 of the Constitution puts which of the following caveats for bills suggesting constitutional amendment? ठीक है, आर्टिकल 368 में क्या क्या कंडीशंस दी हुई है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है, दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द लीडर ऑफ द हाउस. ओके, they must receive prior consent of the president before admission in the parliament. Well, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंट्रोड्यूस कर सकता है, नॉट जस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, कोई भी इनिशिएट कर सकता है। सो दिस इज रॉन्ग।
और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इनिशिएट करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इनिशिएट कर सकता है एंड दैट डजंट रिक्वायर द प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज डी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4. Consider the following statements about the constitutional amendment bill. Each house of the parliament must pass the bill separately. Okay. The bill must be introduced first in Lok Sabha. Now, which of the above is are correct? Now, constitutional amendment bill can be introduced in either house of the parliament. It can be introduced in Lok Sabha. It can be introduced in Rajya Sabha. ठीक है? But it must be passed by both the houses and both the houses separately. दोनों हाउसेज में, लोकसभा में अलग से पास होगा, जब लोकसभा में पास हो जाएगा फिर राज्यसभा में पास होगा, और अगर लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो गया फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट को अपने साइन देने पड़ेंगे. ही हैज टू गिव द असेंट. ठीक है? सो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द बिल सेपरेटली. दिस इज करेक्ट. द बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन लोकसभा. नहीं, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा एज वेल, कि पहले राज्यसभा में आई, पास हुआ, फिर लोकसभा में गया, पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट पे गया. तो इट कैन बी इनिशिएटेड फर्स्ट इन राज्यसभा ऑल्सो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड योर करेक्ट आंसर वुड बी ए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. When a constitutional amendment bill is produced before the president, what are the options available to him? इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा भी पास कर दे, राज्यसभा भी पास कर दे, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज असेंट. प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड योर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड. राइट नाउ, जब ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल विद द प्रेसिडेंट? वो क्या कर सकता है इस बिल के साथ जो पास हो चुकी है दोनों हाउसेस में? विदाउट द बिल नहीं, विदहोल्ड द बिल. विदहोल्ड मतलब कुछ ना करे, उस पे कुछ भी नहीं करा, ना असेंट दिया, ना कुछ भी नहीं करा. he has just kept the bill with himself. Okay, return the bill for reconsideration of the parliament, end the bill. Now to be honest, प्रेसिडेंट के पास जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाएगा, ही इज बाउंड टू गिव हिज असेंट. वो अपना असेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते, वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, वो एंड भी नहीं कर सकते बिल को. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, तो प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा, ही इज बाउंड बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव द असेंट टू दैट बिल. राइट? तो तीनों ही गलत हैं. ऑलराइट, तो हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं. अब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे आ जाएंगे. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ फेडरेशन, कोऑपरेटिव स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्वाज़ी फेडरल एंटिटी. वेल, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कैटेगोरिकली इंडिया को आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स. दो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, हमारी पॉलिटी फेडरल है, पर जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे उन्होंने फेडरल वर्ड यूज नहीं करा, उन्होंने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब करा है. और उसके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 2 रीजन दिए थे, और वो 2 रीजन क्या थे? रीजन नंबर 1, इंडिया का जो सिस्टम बना है, फेडरल सिस्टम बना है, दैट इज नॉट फॉर्म्ड बाय अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स. यानी कि यूएसए में, जो यूएसए जब बना था ना, तो यूएसए की डिफरेंट स्टेट्स पहले एग्जिस्ट करती थी, उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ और फिर बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. That is why USA's constitution is federal, because it was formed, America was formed after an agreement between different states. Whereas India में पहले यूनियन आया है, फिर स्टेट्स आई हैं. तो एक तो ये रीजन है, अग्रीमेंट की वजह से नहीं आया था. और दूसरा, स्टेट्स डू नॉट हैव एनी राइट टू सिसीड. स्टेट्स के पास सेसेशन का कोई राइट नहीं है, वो सिसीड नहीं कर सकते इस यूनियन से, वो बाहर नहीं जा सकते इस यूनियन से. नो राइट टू सिसीड. हेंस डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कैटेगोरिकली अवॉइडेड यूजिंग द टर्म फेडरेशन, और उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ही है, बट आई विल यूज द टर्म India is a union of states, and that is why इस क्वेश्चन का आंसर है C.
Question number 7. Consider the following statements. Territory of India is a wider expression than the Union of India, as the latter includes only states, while the former includes not only the states, but also UTs and territories that may be acquired by the government of India at any time in future. Okay. India can acquire foreign territories according to the modes recognized by international law. Okay. Parliament can establish new states that were not a part of the Union of India. Okay. Now, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो, दो टर्म्स हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब होता है सिर्फ स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं. टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि स्टेट्स भी हैं और यूटीज भी इंक्लूडेड है. इंडिया की जितनी टेरिटरी है दैट वुड बी कॉल्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब स्टेट्स, स्टेट की टेरिटरी देख रहे हैं. सो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Now, India can acquire foreign territories according to the modes recognized by international law. बिल्कुल सही है, ये लिखा ही हुआ है कि इंडिया acquire कर सकता है territories foreign. Parliament can establish new states that were not part of the Union of India. बिल्कुल सही है, Parliament ये भी कर सकता है, right? So the answer is D, all of the above. Alright, चलो next, question number 8. Article 3 of the Constitution authorizes the Parliament to increase or diminish the area of any state, merge a state and UT to form a new state, grant special status to the newly created weak states. Now, which of the following is are correct? आर्टिकल 3 कहता है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इंडियन स्टेट्स के साथ तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर सकता है, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, उन्हें मर्ज कर सकता है, उन्हें बीच में से काट सकता है. इट कैन डू एनीथिंग. India is a union of, India is an indestructible union of destructible states. States can be played with, toyed with, right? So Parliament can increase or diminish the area of any state under Article 3. बिल्कुल सही. Merge a state and UT to form a new state. बिल्कुल सही. Grant special status to a newly created weak state. ऐसा नहीं है. Article 3 में ये नहीं लिखा है कुछ. So the answer would be A. Alright, chalo. Next is question number 9. Which of the following is the competent authority to change the name of any state of India? Well, ये हम डिस्कस ही कर चुके हैं. स्टेट का नाम, उसकी टेरिटरी, उसकी बाउंड्री, सब कुछ चेंज करने का अधिकार है पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 3. राइट? सो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 10. JVP committee, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Patabi Sitaramaiya is associated with. JVP committee किस लिए बनी थी? Integration of princely states with India, reorganization of states on linguistic basis, reservation concerns for minority communities, regressive religious provisions in colonial Indian laws. जब इंडिया आजाद हुआ था तब ये डिमांड उठ रही थी कि इंडिया में जो स्टेट्स की डिवीजन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे करो, कि जिस स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज है वो अलग स्टेट है. राइट नाउ इस पे डिसाइड करने के लिए, इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए जेवीपी कमेटी बिठाई गई थी. सो जेवीपी कमेटी वाज फॉर्म्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी बी. All right, and with that we come to an end of this lecture. With that we have finished the 10 MCQs from polity. Polity के भी कौन से दो टॉपिक्स हैं? Well, amendment procedure and union and its territory. I hope it added some value to your preparation. बाकी stay tuned for other MCQs as well. हम सारे टॉपिक्स MCQs के थ्रू कवर करेंगे. So stay tuned और आपने रोज थोड़ा सा टाइम निकाल के 15 मिनट्स निकाल के ये लेक्चर जरूर देखना है. It will just cost 15 minutes of your life, but you will be able to practice your MCQs through this. Alright? That's it from my side, guys. I'll see you next time with another set of 10 MCQs. Thank you.